नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चरर 2015 का जो पेपर है उसका जो सेकंड पेपर है, मतलब उसमें जो फर्स्ट पेपर जीके का था, सेकंड पेपर था एग्जैक्टली वो फिजिक्स का पेपर था जो हमारे 26/7/2016 को कंडक्ट हुआ था। तो आज जो इस वीडियो में हम इसी पेपर को एग्जैक्टली अपन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं एग्जैक्टली इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। देखो एग्जैक्टली मैंने इसको एक सिंपल एक पेज पे सॉल्यूशन इसका मैंने डाल रखा है। अपन एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। जो क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ये कोई पार्टिकल मास m है जो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो 1 मीटर पर सेकेंड में। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली, तो वो जो एग्जैक्टली वो जो कोलाइड कर रहा है वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक। तो हमने मेंशन कर दिया कोलाइड परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। और विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m, यानी कि वो किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है जिसका मास कितना है 2m है, जो मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन क्या दी है, एट रेस्ट, यानी कि ये वाला पार्टिकल क्या है वो एग्जैक्टली रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी u2 होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। u1 जो है प्रारंभिक है, u2 आपकी रेस्ट वाली है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि इफ द इंसिडेंट पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री, यानी कि ये कह रहा है कि अगर जो आने वाला जो पार्टिकल है वो एग्जैक्टली इससे टकराने के बाद वो 90 डिग्री एंगल बना था वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो विल मेक एन एंगल विथ द इनिशियल डायरेक्शन m इक्वल टू, यानी कि अगर ये वाला पार्टिकल अगर 90 डिग्री अगर बना के चला जाए तो जो हैवियर पार्टिकल, यानी कि जो ये भारी जो पार्टिकल होगा वो इनिशियल डायरेक्शन, यानी कि ये वाली डायरेक्शन जो इनिशियल डायरेक्शन है इससे कितना डिग्री एंगल, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में थीटा बना दिया है। मान लिया वो थीटा डिग्री एंगल बना करके वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हमें एग्जैक्टली थीटा हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो एग्जैक्टली जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना अगर आपको, अगर तो आपको हमेशा कंजर्वेशन लॉ के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ मतलब देखो मैंने लिखा है, कंजर्वेशन लॉ में क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली इस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिए हुए। तो हमने क्या किया, जो पार्टिकल 90 डिग्री बना के ऊपर की ओर गया है उसे मैंने वाई एक्सिस ले लिया, और जो पार्टिकल की जो इनिशियल डायरेक्शन थी इसकी, ठीक है, उसे मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है, ठीक है। अब हम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लगाता हूँ मैं इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यानी कि जो एक्स एक्सिस में कंजर्वेशन लॉ होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो देखो एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्या होता है, बिफोर कोलिजन, यानी कि टक्कर होने से पहले और टक्कर होने के बाद जो आपका लीनियर रेखीय संवेग होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। तो यानी कि देखो मैंने क्या किया, मास गुणा वेलोसिटी, यानी कोलिजन से पहले स्पीड कितनी थी इसकी, u1 थी, तो मैंने मास m डॉट u1 कर दिया प्लस 2m डॉट u2 कर दिया इसके लिए, ठीक है। और वो शुड भी इक्वल टू किसके होना चाहिए, वो होना चाहिए आफ्टर कोलिजन के लिए, किसमें, एक्स डायरेक्शन में। तो देखो ये जो पार्टिकल है वो हमारे मतलब कल्पना के अनुसार थीटा कोण बनाता हुआ इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो उसकी इसकी एक्स डायरेक्शन में जो होगी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसका मोमेंटम निकालने के लिए हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, v2 cos थीटा होगा। सिंपली अपन निकालते हैं, 12th क्लास से निकालते आ रहे हैं अपन लोग। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे m जो है m 2m v2 cos थीटा, किसके लिए, 2m के लिए। सिंपल इसी प्रकार इसके लिए प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन जब इसके ऊपर होगा तो इस पर कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, m v1 cos थीटा वन क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। देखो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी, u1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो मुझे क्या दी हुई है, 1 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। सेकेंड प्लस 2m और u2 क्या है आपकी 0 है आपकी। फिर यहाँ m v1 cos 90, ठीक है, ये 90 पुट कर दिया मैंने, और 2m v2 और cos थीटा कर दिया। इसको सिंपली सॉल्व करूँ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल m बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है आपकी, और 2m v2 cos थीटा यहाँ पे आएगा। और इससे हमें क्या होगा, एग्जैक्टली फर्स्ट समीकरण फाइंड आउट होगी, m और m को मैं कैंसिल करने के बाद में, यानी कि वो होगी मेरी फर्स्ट समीकरण 1 इक्वल टू 2v2 cos थीटा, ठीक है। अब देखो यही कंजर्वेशन लॉ अपन वाई एक्सिस पे होल्ड करते हैं,
ठीक है। अगर हम इसको वाई एक्सिस पे होल्ड करते हैं अगर, तो क्या होगा देखो कि इन डायरेक्शन ऑफ वाई क्या होगा आपका, वही है आपका बिफोर कोलिजन क्या होगा, मास वेलोसिटी 1.0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0, किस डायरेक्शन में, वाई में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला पार्टिकल जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसकी वाई डायरेक्शन में प्रारंभिक कोई गति नहीं में क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो मैंने इसे क्या कर दिया 0 कर दिया, प्लस 2m.0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में था और इसकी u2 क्या होगी 0, किसमें, x में भी 0 होगी और y में भी 0 होगी, इक्वल टू m_v1 cos 90, सॉरी वही वाला ना, m.v1, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल m है वो y डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है, v1, मतलब v1 स्पीड से जा रहा है, जो कि हमें क्वेश्चन में है और अपने माना है कि वो 90 डिग्री टकराने के बाद v1 स्पीड से जाएगा अगर, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा m_v1 माइनस 2m_v2 साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ? देखो सिंपली क्या आना चाहिए, सिंपली प्लस आना चाहिए, सिंपली हम एक बार प्लस ही ले लेते हैं, लेकिन जब इसका आप प्रोजेक्शन निकालोगे इसके ऊपर, ठीक है, तो सिंपली वो कहेगा v2 साइन थीटा आएगा। क्लियर हो गया? ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखो ये वाई एक्सिस ऊपर की ओर पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर नेगेटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा -v2 साइन थीटा हो जाएगा। जब इसको मैं m2m से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा -2mv2 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ देखो एग्जैक्टली ये दोनों 0 हैं इसलिए मैंने 0 कर दिया। यहाँ पे m_v1 माइनस 2m_v2 हो गया, m को दोनों में से कॉमन लेके मैं इधर सेंड कर सकता हूँ तो वो यहाँ से वैनिश हो जाएगा और v1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे अब, ठीक है। अब देखो ये तो हमने क्या किया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कंजर्वेशन करेंगे जिसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 मास मल्टीपल ऑफ v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ कंजर्वेशन में बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन क्या होगा 1/2 mv1 स्क्वायर, सॉरी u1 स्क्वायर, और u कितनी दी हुई है आपको, इनिशियली आपको वो 1 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है, का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या होगा 1/2 2m, मतलब यहाँ पे मास कितना है 2m है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है क्योंकि वो रेस्ट में है, ठीक है, इक्वल टू, अब ये तो हुआ बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा 1/2 m.v1 स्क्वायर। मैंने ऐसा v1 से क्यों किया, क्योंकि हमने माना कि वो 90 डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 है, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 2m और v2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी मानी अपन ने v2 मानी है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से जो मेरे को फाइंड आउट क्या हुआ कि 1/2 सब में कॉमन है, ठीक है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, m भी सब में कॉमन है इसलिए मैंने उसको क्या कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे क्या बच केवल 1 बचेगा, ये परसेंट 0 हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या होगा 1/2 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा 1v1 स्क्वायर बचा प्लस 2v2 स्क्वायर बचा यहाँ से, ठीक है। ये एग्जैक्ट मुझे इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन नियम से मुझे क्या फाइंड आउट हुआ कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट हुआ। अब देखो मेरा जो मेन टारगेट है वो क्या है, मुझे मेन टारगेट मेरा है मुझे थीटा निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, देखो एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ कोस थीटा का टर्म है और यहाँ पर साइन थीटा का टर्म है और दोनों कॉमन देखो 2v2 कॉमन आ सकते हैं तो अपन इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने उसको इस इक्वेशन के 1 को स्क्वायर किया, इधर v1 को स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया और दोनों साइड मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो यहाँ क्या आएगा, देखो एग्जैक्टली मेरा वही आएगा 1 + v1 स्क्वायर आएगा इक्वल टू 2v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आपको नई इक्वेशन मिलेगी 1 + v1 स्क्वायर इक्वल टू 4v2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये और यहाँ से इस इक्वेशन थोड़ा सा मैंने रीडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, मैंने v1 स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली है। ये वैल्यू मेरी क्या आई, नंबर 4 वैल्यू आई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, हमारी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन हमारी, एग्जैक्टली हमारी जो वो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन, इसमें v1 की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन वहाँ क्या बनेगी 1 = v1 की वैल्यू प्लस 2v2 स्क्वायर। तो लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, आपका वो होगा आपका 1 = 4v2 स्क्वायर -1, ऊपर वाली इक्वेशन पुट कर दिया मैंने, प्लस 2v2 स्क्वायर
जब मैंने इसको सॉल्व किया कि यहाँ भी v2 स्क्वायर और यहाँ भी v2 स्क्वायर है, ठीक है, सॉल्व किया तो क्या होगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको जस्ट अपन एक अप एंड डाउन सोल्व करें अपन अगर, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 2/6 हो जाएगा और v2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वो क्या फाइंड आउट होगी अपने को, √2/6 या 1/√3 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई हमें, v2 की वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब देखो एग्जैक्टली अपन इक्वेशन नंबर 1 को चेक करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में आप v2 की वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पुट करोगे आप अगर, तो क्या होगा, v1 की वैल्यू को अपने को मतलब अपने फाइंड आउट नहीं किया है, तो ये एग्जैक्टली ईजी रहेगा मैथमेटिकली। तो यहाँ पर v2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो 1 = 2 वहाँ था, v2 की वैल्यू क्या आई हमारी, वो आई 1/√3, ठीक है, वो पुट कर दिया, cos थीटा हो गया। और यहाँ से क्या cos थीटा मुझे कितना मिला, √3/2, क्लियर हो गया। तो cos अब थीटा की क्या वैल्यू रखूँ कि √3/2 आए, तो मेरे को थीटा 30 डिग्री रखना होगा, तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा एग्जैक्टली मेरा यहाँ पर, वो होगा मेरा 30 डिग्री। मैंने तो आंसर नंबर जो 1 है मेरा वो एग्जैक्टली सही होगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, शुरू के 1-2 क्वेश्चन जो वो लेंथी दिए जाते हैं एग्जाम्स में ताकि आपका टाइम वेस्ट किया जा सके, पर नो प्रॉब्लम, वी आर, है ना, हम जो है वो लगातार इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको वो ईजी लगने लग जाएगा। देखो अब तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। देखो डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्रामेटिकली इजी समझ में आएगा हमें, ठीक है। हम विचार करते हैं एग्जैक्टली हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। वो क्वेश्चन कहता है कि सॉलिड स्फीयर, देखो मैंने भी ले लिया एक, है ना, मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है कोई, उसका मास m है, कैपिटल M, और रेडियस की है उसकी r है, ठीक है। एंड हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एज I, कि इस सॉलिड स्फीयर की जो सेंटर ऑफ एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस निकल रही है, इनकी जो ये एक्सिस निकल रही है जो मैंने बना रखा है आई है, इस एक्सिस के प्रति जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई होगा। सिंपली हम अगर मैथमेटिकली हम बुक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से परपेंडिकुलर निकलने वाली एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, I = 2/5 mr स्क्वायर होता है, एग्जैक्टली हो गया। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि रीकास्ट इनटू ए डिस्क ऑफ थिकनेस T, ये कह रहा है कि इस गोले को आप पिघला करके और इसको नई चीज़ बनाओ, नई क्या बनाओ, वो एक डिस्क बनाओ, और वो डिस्क की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उसकी थिकनेस T होनी चाहिए। देखो मैंने एक जो है डिस्क बनाई, उसकी थिकनेस क्या बनाई मैंने, T बना दी है, और उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, स्मॉल r मैंने मान ली है क्योंकि यही मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या कहता है वो कि whose moment of inertia about an axis pass through its edge and perpendicular to its plane remain I, और ये कह रहा है कि जो डिस्क आपने नई बनाई है उस डिस्क के एज, मतलब ये वाला जो एज है, यहाँ से कोई एक्सिस अगर निकाली जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, वापस आई ही होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको आर फाइंड आउट करनी है कि इस डिस्क की त्रिज्या कितनी होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस एज के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर के जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे निकलता है, मतलब इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल मैंने डायग्रामेटिक आपको समझा दिया पूरा, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क की जो परपेंडिकुलर सेंटर से निकलने वाली जो एक्सिस है, इसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसके प्रति जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है आपका, वो एग्जैक्टली होता है 1/2 mr स्क्वायर। मैंने लिख दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, रेडियस r, है ना, परपेंडिकुलर टू डिस्टिंक्ट एट सेंटर, यानी कि ये सेंटर से अगर कोई निकलती है तो उसका मोमेंट कितना था, 1/2 mr स्क्वायर होता है। और हमें निकालना कहाँ है, हमें तो इस एक्सिस पे निकालना है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि जब सेंटर की एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो और हमें अगर एज पर निकालना हो तो हम किस थ्योरम का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली अपन यूज़ करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें टेंजेंट या एड्ज के ऊपर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें क्या कहती है, वो ये कहती है कि इस एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको जोड़ दिया जाए
इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर और मास के गुणा के साथ। मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एज पर आई जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सेंटर एक्सिस पर कितना है 1/2 mr² प्लस ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है r है, तो mr² इसमें और जोड़ दिया जाए तो हमें कितना फाइंड आउट हुआ 3/2 mr²। ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हुआ कहाँ पर, हमारे इस एक्सिस पर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इस पर जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे कहाँ होना चाहिए, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन ने कहा हमने वही पुट ऑन कर दिया, और जो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन है मैंने इस नेक्स्ट पेज पे किया है। वो क्या किया, देखो मैंने दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाओं को बराबर कर दिया। दिख रहा है आपको एग्जैक्टली, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर करने पर क्या हुआ, जो कैपिटल M है वो दोनों में कैंसिल आउट हो गया, और जो 3/2 जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर है वो 2 इधर हो गया तो 4 हो गया, 3 इधर वज्र गुणा हुआ तो क्या 15 हो गया, और R की वैल्यू इजीली क्या फाइंड आउट हो गई हमें 2/√15 R फाइंड आउट हुई हमें। ठीक है, और अब हमारा ऑप्शन हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। एग्जैक्टली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 2R/√15 ये एग्जैक्टली हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ एग्जैक्टली हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब अपन विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ए थिन रोड ऑफ लेंथ 3L। देखो उसने क्या कहा कि एक रोड है मेरे पास, उसकी लेंथ कितनी है 3L उसकी लेंथ है, इस बेंड एट ए राइट एंगल, और उसने कहा कि इसे इस प्रकार 90 डिग्री कोण बनाते हुए इसको बेंड कर दिया गया है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और उन्होंने कहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, यानी कि इनके सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और जो उन्होंने कहा है कि टेक एज ओरिजिन, जीरो को आप इसको ओरिजिन ले सकते हो। देखो एग्जैक्टली इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है हमारे लिए। वो क्या बनाया, देखो मैंने ये कह दिया कि भैया वाई एक्सिस पर जो लेंथ है वो 2L है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीचों बीच होगा एग्जैक्टली हमारा। ठीक है, वो मान लिया मैंने 0 और L। 0 क्यों माना, क्योंकि ये हमेशा x और y होता है। ठीक है, तो x कंपोनेंट तो यहाँ 0 है। ठीक है, y कंपोनेंट मतलब ये बीचों बीच वाला कंपोनेंट क्या होगा L। ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 2L है, तो यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा L के बराबर होगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस पर मैंने यही काम किया, एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ दी हुई है डायग्राम में हमें L दी हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा यहाँ होगा, और वो भी x पे क्या होगा L/2 होगा, मतलब आधा होगा, और ये y पे क्या होगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है 11th क्लास में। वो क्या होता है XCM = m1.x1 + m2.x2 / m1 + m2। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें मात्र केवल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है हमें केवल। ठीक है, देखो मैंने वैल्यूज़ क्या पुट की, XCM = m। देखो m1 का मतलब क्या है मास, और जो रोड का जो मास है, तो मैंने क्या किया इस रोड, ये देखो ये रोड जो है वो L है और ये इसके जैसे डबल है, तो मैंने इस सिंगल रोड का मास मान लिया m, तो इस डबल का मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा सिंपली। तो मैंने क्या किया इस रोड का मास जो लिखा मैंने क्या लिखा m लिखा, डॉट ये किस लेंथ पर सेंटर ऑफ मास है इसका L/2 के ऊपर होगा। ठीक है, प्लस m2 मतलब इस रोड का मास कितना है 2m है, और डॉट 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और सिंपल m/2m मैंने नीचे ऐड कर दिया, और L/6 मेरे को फाइंड आउट हुआ सेंटर ऑफ मास इन डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली मैं y डायरेक्शन फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, वो क्या होगा कि m1.y1 + m2.y2, m1 की जो वैल्यू होगी वो y1 की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या होगी, वो एग्जैक्टली 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पर x का पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका एग्जैक्टली आपका 0 कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका एग्जैक्टली यहाँ पे L आएगा। सिंपल देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर x1 और x2 का मतलब है कि x1 मतलब इस एक्सिस पर पहला इस मास के साथ m1 मास के साथ, और x2 मतलब इस मास के साथ। ठीक है, यहाँ पर m1 y1 का मतलब क्या है इस मास के साथ पहला कोऑर्डिनेट, और m2 मतलब इस मास का दूसरा कोऑर्डिनेट y का। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे x1 और y2 भी कर सकते हो। ठीक है, या x1 y1 भी कर सकते हो। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को मैंने पुट किया सिंपली, तो मुझे क्या मिला 2L/3 मिला। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रोड क्या होगा x और y होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि L/6, 2L/3 जो मेरे क्या होंगे इसका आंसर होगा। जस्ट हम चेक करते हैं कि आंसर कहाँ दिया हुआ है। देखो ये L/6 और 2L/3 सेकंड आंसर हमारा क्या होगा एग्जैक्टली करेक्ट होगा। तो हमने देखो एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं, थोड़े से लेंथी लग रहे हैं लेकिन हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मतलब काफ़ी माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया था मैंने हूबहू वैसा का वैसा एग्जैक्ट मैंने डायग्रामेटिक तौर पे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बना ली है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा डायग्राम कट के दिख रहा होगा कल आपको। ये एक सर्कुलर रोड है, पूरा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सर्कुलर रोड है आपका। ये 500 मीटर उसकी रेडियस है। इसके ऊपर कोई कार जो है इस बात के ऊपर आपके चल रही है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि इट इज़ इंक्रीज इन द स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द एक्सीलरेशन ऑफ कार इज। अब वो कह रहा है कि इस सर्कुलर पाथ पर जो कार चल रही है उस कार का एक्सीलरेशन बढ़ा है क्या। देखो उसने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कि स्पीड एट द रेट ऑफ, मतलब स्पीड की जो रेट होती है, मतलब गति में जो परिवर्तन होता है वो असल में क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सीलरेशन को बढ़ाया इन्होंने। कितना बढ़ाया, 2 मीटर पर सेकेंड से, यूनिट से पहचान सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली अपन इसको डायग्रामेटिक देखते हैं कि एक्चुअली होगा क्या कि अगर इसमें एक्सीलरेशन को नहीं बढ़ाया जाए तो क्या होगा, ये इस पथ पर आराम से घूमती रहेगी, ठीक है। इस पथ पे घूमते हुए क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस पॉइंट के अंदर की ओर कार्य करेगा, जो कि इसे इस सेंटर से बांध के रखेगा, नहीं तो क्या होगा, ये दूर भाग जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा देखो एग्जैक्टली आपका, अपन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, एफ होता है, वो होता है mv²/r होता है। अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने को बोले तो क्या होगा, F=ma, और जो मास हटाते क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को है ना, इस फॉर्मूले को आप कंपेयर करो अगर, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, v²/r के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कार की स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाए, सिंपल आपने देखा होगा अपन किसी भी जो पत्थर को अगर एक समान गति से अगर अपन हाथ में घुमाते हैं अपन अगर, तो क्या होता है वो वैसे घूमता है जैसे अपन चाहते हैं, लेकिन जैसे ही अपन गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है वो दूर भागने का प्रयास करता है, ठीक है। सिमिलर यहाँ भी ऐसा ही होगा, जैसे ही इसका त्वरण बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल जो होगा वो ऊपर की ओर मतलब आगे की ओर भागने का प्रयास करेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होगा, वो थोड़ी सी दूर जाके फिर वो एक बड़ा घेरा बनाता हुआ क्या होगा, रोटेट करने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्सीलरेशन को बढ़ाने पर किस प्रकार का एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, असल में वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, मतलब कि वो इसकी जो रेडियस है वो उसको बढ़ा देगा एक्सीलरेशन बढ़ाने पर, ठीक है। देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप मेरे लैंग्वेज समझ गए ना, जैसे ही एक्सीलरेशन बढ़ाऊंगा ये पार्टिकल जो होगा वो दूर हटने का प्रयास करेगा, तो ये वाला जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या करेगा, उससे अंदर की ओर लाने का प्रयास करेगा, और ये वाला एक्सीलरेशन क्या होगा, उसे आगे की ओर भागने के लिए प्रयास करेगा, उसको धकेलेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो ये एक्सीलरेशन इधर हो गया, ये एक्सीलरेशन ऊपर हो गया, और अब जो कार है वो किस पाथ पर गति करेगी वो डिपेंड करेगा इन दोनों एक्सीलरेशनों के रिजल्टेंट के ऊपर, ठीक है, परिमाण के ऊपर डिपेंड करेगा कि कार कहाँ पर दौड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सीलरेशन है हमारा कार का जो कि बिना टेंजेंट के हैं उसको अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या है, v²/r होता है। तो देखो v² की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब v कितनी दी हुई है आपको, 30 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, आपको क्वेश्चन में दी हुई है आपको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और इसको एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और जैसे मैंने पुट किया और डिवाइड बाई 500, क्यों, आर रेडियस 500 है, तो कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली एक्सेलरेशन आएगा किसका, जब कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं हो। अब मैंने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लगा दिया है, तो क्या परिणाम होगा, वो परिणाम एग्जैक्टली डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट के ऊपर। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ कार क्या होगा, वो होगा E=रूट आपका जो अंदर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उनका स्क्वायर दोनों का। वो जब मैंने पुट किया वैल्यू, सिंपल मैंने फाइंड आउट कितना किया, 2.69 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट हुआ, जो कि है ना हमारी जो गिवन जो आंसर शीट है उसमें एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना, 2.7 दिया है, लेकिन हमारा वैल्यू कितना आया, हमारा वैल्यू एग्जैक्टली आ रहा है, वो आ रहा है 2.7 मीटर, जो 2.69 आ रहा है लगभग 2.7 के बराबर है। तो ये एग्जैक्टली हमारा फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारा सॉल्व हो गया। अब हम एग्जैक्टली देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे विचार करते हैं।
5th नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 2 SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन 2 लिखी गई है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। और हमें करना क्या है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 मोशन, यानी कि दोनों जो इक्वेशन में जो गति हो रही है उसमें जो आयाम है उनका अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल एग्जैक्टली देखो बताऊँ आपको, मैंने जिसको किया है सिंपल क्या होता है, सिंपल जो SHM की सिंपल जो मोशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y = a sin ω t + थीटा। यहाँ पर a क्या होता है आपका आयाम होता है हमेशा, ठीक है। हमारी जो पहली इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली सही लिखी गई है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार है जैसा उसको होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो एग्जैक्टली वैसे नहीं लिखेगी जैसा उसको होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने देखो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन करके नीचे लिखा है। इस लाइन को अवॉइड करना, एक बार इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाइए, ठीक है। मैंने सब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 sin 3πt + 5√3 cos 3πt, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंपली मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, a sin ω t + b cos ω t। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि sin a + b को अपन इस फॉर्म में खोल के लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो इक्वेशन बना हमारा वो भी लगभग सिमिलर इसी इक्वेशन की तरह बन रहा है, लेकिन हमें a और b के बारे में पता नहीं है। इस इक्वेशन को इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार की इक्वेशन को डायरेक्ट इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। उसे क्या लिखते हैं, d sin ω t + थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर देखो यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और b किसके बराबर है आपका 5√3 के बराबर है। और यहाँ पे जो नई इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है, वो एक्चुअली आयाम बना एक तरह से, क्योंकि ये इक्वेशन और इक्वेशन दोनों क्या है सेम है। तो इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन नई बनी है उसमें जो d है वो आयाम होता है, और d का वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो फाइंड आउट किया जाएगा √a² + b² से। और थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, वो किया जाता है tan 1 b/a से। ये फिक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यानी कि इस दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी नई इक्वेशन इस प्रकार बन जाती है, y2 = d sin 3πt + थीटा। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, √a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, और b की वैल्यू क्या है 5√3, दोनों का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे साइन, ठीक है, 3πt + थीटा की जगह ऊपर वाला इक्वेशन लिख दिया tan 1 √5√3/5 हो गया। सिंपल मैंने सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू 10 आया मेरा, sin 3πt + 60 डिग्री। आप चाहो तो √π/3 की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो इससे नई इक्वेशन यानी कि y1 का आयाम तो पता था हमें कितना था 10 था, लेकिन y2 का आयाम कितना आया, वो अगेन क्या आया 10 आया। दोनों का आप अनुपात करोगे तो क्या आएगा, इजिकली आपका 1 आएगा। तो यानी कि जो हमारा इसका जो आंसर होगा वो इजिकली सेकंड नंबर होगा, मतलब 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन 3 6 पर विचार करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ ए नेग्लिजिबल मास इज t। देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा अपन वैसा ही काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमें कि हमें एक, ये देखो हमने एक ऐसा सेटअप बनाई है, एक रिजिड सेटअप है जहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है और एक मास m जो है उस पर लटकाया गया है, ठीक है। और ये जब सिंपल मास लटकाया जाता है तब इससे स्प्रिंग या का जो ये इससे SHM का जो टाइम पीरियड होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है t होता है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, टाइम पीरियड t होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ़ अनोदर मास ऑफ m इज आल्सो एडेड विद इनिशियल वन, यानी कि पहले वाले में अगर एक सेम वैसा ही मास और अगर ऐड कर, जो मैंने डैश से लिखा है ऐसा ऐड कर दिया जाए अगर, तो क्या पूछ रहा है वो कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो कह रहा है कि अगर ऐसा ऐड कर दिया जाए तो ऑसिलेशन की टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे, पहले तो पहली वाली सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल ये होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला मास जो है वो नहीं लगा होगा, और उस मास में फॉर्मूला सेम वैसा का वैसा ही हो जैसा ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब मास को ऐड कर दीजिए आप, मास को ऐड करते क्या होगा कि जो यहाँ पर मास होगा वो m + m हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसा आप पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2m/k हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अनुपात लेने पर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूसरा m लगाने के बाद में
इसके अनुपात में क्या फ़र्क आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। ये कौन सा वाला है, ये मास ऐड करने के बाद है T1 2π√2m/k और T मतलब 2π√m/k। सिंपली इसमें कोई फ़र्क नहीं है। √2 मैंने बाहर लिया है, क्यों, 2π से 2π कैंसिल कर दिया, ये √2 मैंने बाहर ले लिया, तो दोनों नीचे सेम हो गए, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे क्या बचा √2। और T1 इक्वल टू क्या गया, √2/T। T1 क्या है, T1 है मास ऐड करने के बाद टाइम पीरियड, जो कि बिना मास ऐड के टाइम पीरियड क्या होगा, √2 मल्टीपल होगा। तो एग्जैक्टली अपन चेक करते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन इसमें आंसर हमारा सही होगा। तो देखो हमारा जो 4th नंबर आंसर है वो एग्जैक्टली हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो अपन विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहते हैं कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लेनेट टू ऑफ अर्थ। देखो इसको समझने के लिए मैंने एग्जैक्टली एक सिंपली एक डायग्रामेटिक फॉर्म मैंने बना रखा है। ठीक है, इसको आप गौर कीजिए। ये देखो मैंने 2 प्लेनेट बना लिए, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है एक तो प्लैनेट है और एक अर्थ है। देखो ये मेरा अर्थ हो गया, ये मेरा प्लैनेट हो गया। अर्थ की रेडियस मैंने RE ले ली, प्लैनेट की रेडियस मैंने RP ले ली। ठीक है, वो कहता है कि इफ इट्स रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि ये कहता है कि जो प्लैनेट है इसकी जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से आधी है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। ठीक है, कि जो अर्थ की रेडियस है वो प्लैनेट की रेडियस की डबल है। ठीक है, और अनुपात ले लिया मैंने कि रेडियस ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ आप करोगे तो वो कितना होना चाहिए, 1/2। ये मुझे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस इज ट्वाइस, यानी कि जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। देखो मैंने इस पर लिख दिया मैंने सिर्फ इस प्रकार, दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ये मुझे दोनों क्वेश्चन में दिया गया है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि इन दोनों की जो एक्सीलरेशंस हैं, मतलब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशंस हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क, नहीं मुझे ज्ञात करना है रेशियो ऑफ मास, है ना, रेशियो ऑफ मास, मुझे जो द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपल ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखा, वो क्या होता है, G(M/r² होता है। यहाँ मैंने क्या किया, दोनों की ग्रेविटी लिख दिया, है ना, इस पर कुछ फ़र्क नहीं लिखा, इस R की जगह RE कर दिया, M की जगह ME कर दिया। सिंपल क्या किया मैंने, दोनों ग्रेविटी के अनुपात ले लिया, दोनों ग्रेविटियों का अनुपात लिया, तो क्या आया, ये G(M/P/mR/MP² और G(ME/RE²। सिंपल क्या होगा, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, MP है जैसे रह जाएगा और ME यहाँ आ जाएगा और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, RE/RP²। और RE/RP जो है उसका वैल्यू में कितना दिया हुआ है, वो 1/2 मतलब जस्ट 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले के बेसिस पर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और GP/G की वैल्यू ऑलरेडी क्या दी हुई है अपने को, 2 दी हुई है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है। ठीक है, जब मैंने इसको पुट किया, ठीक है, तो MP या फिर सिंपल आप देख सकते हो MP और ME, यहाँ 4 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ईजिली सॉल्व हो जाएगा, आप करना। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 0.5 हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसने सही किया होगा, ठीक है, वो बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर वाला बंदा होगा। ठीक है, तो देखो विचार करते हैं, क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास, हेंस इज, यानी कि किसी वस्तु का प्लाइन वेग किसी द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती होता है, तो वो n क्या होगा। मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मैंने हमारा जो अर्थ बना लिया। ठीक है, अर्थ में रेडियस RE है और मास M है, ये अर्थ का सरफेस है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि यहाँ से एस्केप होने वाली है और उसका मास क्या है, स्मॉल m और b। ठीक है, अब मेरे को पूछा गया कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो इसकी बॉडी के द्रव्यमान पे किस प्रकार निर्भर करेगी। तो सिंपल मैंने क्या, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले को मैंने जब गौर किया कि वहाँ पर धरती का मास है, मतलब अर्थ का मास है, अर्थ की रेडियस है, लेकिन बॉडी का कोई मास वहाँ उस फॉर्मूले में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला नो हैव बॉडी मास, यानी कि उस फॉर्मूले में बॉडी का मास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉडी मास, यानी कि एस्केप वेलोसिटी में बॉडी मास का कोई रोल नहीं है। किसी बॉडी को एस्केप करने के लिए उसका मास कितना भी हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला को अगर मैं लिखूं अगर तो क्या लिखूंगा, एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल एम बी जीरो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एम की पावर जीरो लिख देता हूँ अगर मैं, तो एम की किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ एम की पावर जीरो लिखूँ तो भी इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि एम की पावर कितनी आई, जीरो। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो एस्केप वेलोसिटी में बॉडी के मास की जो वैल्यू होगी एन की, घात जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। ये एग्जैक्टली हमारा जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, जीरो हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि द इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो इसलिए मैंने से क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया इलास्टिक कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन का है ना कि इलास्टिक कांस्टेंट किस पे निर्भर नहीं करता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस जो होता है वो इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस जो होता है ना वो किसी भी एक मटेरियल का हमेशा सेम होता है। अगर आपने कॉपर ले लिया तो कॉपर का आप भले जग बना दो, कॉपर का भले आप कप बना दो, ठीक है, या कॉपर का वाला वायर बना दो, सबके लिए यंग मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। तो यंग मॉडुलस जो है वो किसी भी शेप और साइज के लिए क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है, रिमेंबर रखना, कॉपर का जो कॉपर है उसका यंग मॉडुलस जो होगा वो किसी भी शेप में डाल दो उसका यंग मॉडुलस क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्वेश्चन कहता है कि वो क्या टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन सही है कि वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका यंग मॉडुलस चेंज हो जाएगा। उसमें अगर आप इम्प्योरिटी मिलाओगे, ठीक है, तो भी वो टेम्परेचर क्या होगा, यंग मॉडुलस चेंज हो जाएगा, मतलब इलास्टिक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन शेप और साइज आप बदल दोगे तो यंग मॉडुलस चेंज नहीं होगा। तो यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। सी सही होगा। फोर्थ पे देखते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ये एकदम सही है कि अगर जो हमारा मेटल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो भी उसका यंग मॉडुलस चेंज हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली हमारे 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन के ऊपर विचार करते हैं। ठीक है, हमारा जो 10th क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि ये स्मॉल रिंग ऑफ डायमीटर ए एंड वेट W इज लेइंग फ्लैट ऑन ए लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन T। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने क्या किया है, एक सिंपल एक डायग्रामेटिक फॉर्म बना लिया है। देखो आपको दिख रहा है, ये कोई पॉट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये कोई रिंग है जिसका डायमीटर क्या है, ए है मेरा। ठीक है, वो रिंग जो है वो फ्लैट है इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर उसका जो वेट W है वो नीचे की ओर लग रहा है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप द रिंग, यानी कि इस रिंग को उठाने के लिए, सॉरी मिनिमम पूछा है ना, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि इस रिंग को उठाने के लिए कितना फोर्स की हमें आवश्यकता होगी। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उतना का उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगाया जाए तो ये रिंग क्या होगी, होल्ड रह जाएगी। नहीं तो क्या होगा, एक भी फोर्स अगर कम हुआ तो रिंग, अगर ऊपर वाला फोर्स कम हुआ तो क्या रिंग नीचे चली जाएगी, और अगर ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स कम हुआ तो क्या रिंग क्या हो जाएगी, उठ जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इस रिंग को उठाने के लिए मिनिमम फोर्स हमें कितना चाहिए होगा। तो देखो एग्जैक्टली सिंपल सरफेस टेंशन के एरिया में अपन एक फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं कि इस रिंग के ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा होगा इस वाटर की वजह से या इसके सरफेस के कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, तो क्या होगा कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल रिंग, यानी कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि जो इसकी है, इस पर जो रिंग पर जो फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, वो फॉर्मूला क्या होगा, Ft इक्वल टू T, मतलब सरफेस टेंशन जो लग रहा होगा मल्टीप्लाई 2πr, मतलब उसका जितना एरिया उसने कवर किया, मतलब सरकमफ्रेंस उसकी है ना, और मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई किया उसने, नंबर ऑफ ए सरफेस टच विथ मीडियम, यानी कि इसके कितने सरफेस जो हैं वो इस मीडियम से टच हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो रिंग का जो केस होता है, रिंग वाले केस में क्या होता है कि उसके बाहर भी एक सरफेस होता है और उसके अंदर की तरफ भी एक सरफेस होता है ना। आपके पास रिंग होगी तो इसको एज्यूम करो आप अगर कि रिंग के हमेशा 2 सरफेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मीडियम में 2 तरफ से टच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सरफेस टच विथ मीडियम क्या हो जाएंगे, रिंग के केस में 2 हो जाएंगे। तो मैंने फॉर्मूले में यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है, और वो किसकी वजह से हुआ, इनसाइड एंड आउटसाइड की वजह से। ठीक है, अब देखो कि नेट फोर्स होगा, ठीक है, जब मैं इसको पुट करता हूँ T सेम इस प्रकार रहेगा, 2π यही रहेगा, R को मैंने बाहर कर दिया 2R, 2R क्या होगा, ये इसका R और इसका रेडियस मतलब वो डायमीटर कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर A दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो देखो ये इतना हो जाएगा, ये सरफेस टेंशन जो है वो
जो है हमें लग रहा है उसके ऊपर फोर्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो नेट ये W इसका जो वेट होगा, इस रिंग का जो वेट होगा वो इस रिंग को पानी के अंदर डुबाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और जो इसकी वजह से सरफेस टेंशन लग रहा है इसके ऊपर रिंग की वजह से, वो भी क्या करेगा, इसे पानी में डुबाने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा कि इसमें डुबाने का प्रयास करने वाले कौन कौन से दो फोर्स हैं, एक तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, ठीक है, और एक इसका वेट है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा, Ft जिसकी सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है, और इसका W, ये दोनों वेट उसे नीचे डुबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि उसको ऊपर उठाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए। तो क्या होगा, जितना फोर्स इसे नीचे ले जाने के लिए चाहिए, कम से कम उतना तो फोर्स हमें चाहिए ही चाहिए इसे होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं कि जो नेट फोर्स होगा वो क्या Ft प्लस W होगा, W प्लस 2πAT, ये ऊपर वाला फॉर्मूला दिया। ये जो फोर्स होगा वो इसे नीचे की ओर ले जा रहा है, इतना मिनिमम फोर्स मुझे चाहिए इस रिंग को उठाने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, शायद ये C ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली हमारा, है ना। तो नेक्स्ट एग्जैक्टली अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमें, 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ रेडियस R एंड 2R एंड लेंथ 2L एंड लेंथ L रेस्पेक्टिवली। देखो एग्जैक्टली इस लैंग्वेज को समझने के मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने एक डायग्राम बना लिया यहाँ पर, ठीक है। ये डायग्राम एग्जैक्टली मुझे क्या कहता है, ये डायग्राम मुझे कहता है कि मेरे पास देखो ये एक रिजिट जो है मैंने कर लिया है, ये 2 वायर मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। इसमें जो पहला जो है इसकी रेडियस कितनी है, R है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, 2L है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा जो वायर है उसकी रेडियस 2R है, लेकिन लेंथ उसकी क्या है, L है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आर बाउंडेड विथ ए इक्वल वेट, और दोनों पे क्या इक्वल वेट M एंड M लगा हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया मैंने वैसे ही इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द 2 वायर विल बी, यानी कि दोनों वायर में जो एक्सटेंशन होगा वो कितना कितना होगा। तो देखो एग्जैक्टली वायर में जो भी एक्सटेंशन होता है ना वो हमेशा यंग मॉडुलस के द्वारा पता लगाया जाता है, वो इलास्टिक कांस्टेंट की फॉर्म में, ठीक है। उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली यहाँ दिख रहा होगा प्रतिबल अपॉन विकृति वाला, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस जो दोस्तों कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, ठीक है, mg अपॉन ए सिंपल एरिया हो जाएगा। किसी भी वायर का कोई भी एक अगर आप कोना लेते हो सिंपल इस प्रकार अगर, तो उसका एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने वहाँ एरिया πr स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली जो विकृति स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल कितना चेंज हुआ है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इन दोनों के मिक्सिंग से हमारा ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है, इससे आप सब फैमिलियर हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अपन दोनों वायर्स के केस में लेते हैं। फर्स्ट वायर के केस में क्या होगा, फर्स्ट वायर के केस में एग्जैक्टली क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा y1 लिखा जाएगा, mg, और लेंथ देखो फर्स्ट वाले वायर के अंदर लेंथ कितनी है, 2L है हमारी, ठीक है। उसके अंदर जो इस m की वजह से खिंचाव आएगा वो कितना आएगा, डेल्टा L1 आएगा, ठीक है, πr स्क्वायर हो गया। सेकंड वायर के लिए देखो अगर तो क्या होगा, सेकंड वायर के लिए एग्जैक्टली y2 लिखा जाएगा, सिंपल mg और L इसकी कितनी है, इसकी सिंपल L ही है, लेकिन उसकी रेडियस है वो अलग है, π2r है, ठीक है, रेडियस कितनी है 2r स्क्वायर, और डेल्टा L2 इसके अंदर क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखो दोनों को मैं एग्जैक्ट कंपेयर करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या y1 अपॉन y2 लिखा, दोनों का मैंने अनुपात कर दिया, सिंपल मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ से देखो एग्जैक्टली mg और mg से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ मैथमेटिकली 2 बचेगा, L और L कैंसिल हो जाएगा आपका, मैथमेटिकली 2 बचेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। नीचे आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और आर स्क्वायर से आपका यहाँ पर आर के और R2 आपका जो बच जाएगा यहाँ पर, सॉरी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह 4 होगा, वो एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया, और डेल्टा L2 ऊपर चला जाएगा, डेल्टा L2 नीचे आ जाएगा, दिख रहा है आपको। इस प्रकार 8/1 4 इंटू जो 2 होगा कितना होगा, और डेल्टा L2 की आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जी आप मैंने आपसे क्या कहा था कि इलास्टिक कांस्टेंट जो यंग मॉडुलस होता है वो किसी एक ही मेटेरियल का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इनकी दोनों तार जो है वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, इसका मतलब कि दोनों का यंग मॉडुलस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दोनों का अनुपात भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस देखो दोनों का रेशियो मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और ये 8/1 डेल्टा L2 अपन डेल्टा L1 हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर डेल्टा L1 डेल्टा L2 लेते हो आप अगर, तो क्या होगा 8/1 होगा, और 8:1 आपका जो होगा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था ये आपका, बस एक फॉर्मूले बेस्ड था आपका, ठीक है। 8/1 इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन ए वाटर। देखो एग्जैक्टली
इसको समझने के लिए मैंने सिंपल एक जो है वो बना लिया है कि मेरे पास में ये कोई एक पॉट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये मेरी कैपिलरी है, ठीक है। ये मेरी कैपिलरी वो क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी, 15 ये कैपिलरी जो है ना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। और उसको पानी में डुबोया गया है। तो पानी में डुबोने के बाद में वाटर राइज अप टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। ये मैंने शो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन द फ्री फॉलिंग एलिवेटर, यानी कि इस पूरे सेटअप को अगर एक फ्री फॉलिंग एलिवेटर में पुट कर दिया जाए, मैंने एलिवेटर में पुट कर रखा है, ठीक है, पुट कर दिया जाए, द लेंथ ऑफ वाटर कॉल्यूमन इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। अब वो कह रहा है कि इस पूरे सेटअप को आपने जब इस एलिवेटर में डाला, और एलिवेटर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्री फॉलिंग है, मतलब ये स्वतंत्र तौर पर गिर रहा है नीचे की ओर, ठीक है। तो इस समय इस कैपिलरी की कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा, ये अपने को ज्ञात करना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ईजी भी है। देखो अपन बात करते हैं कि फ्री फॉलिंग जो एलिवेटर हमें दिया गया है और कैपिलरी में पानी कितना ऊपर चढ़ता है, उसके लिए एग्जैक्टली ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है, जो कि हमें ऑलरेडी 11th क्लास में कई बार ड्राइव भी करते हैं, कई बार हमको पढ़ाया भी जाता है। ये फार्मूला जो है, उस फॉर्मूले में क्या लिखा होता है कि मैथमेटिकली 2 पाई लिखा होता है कोस थीटा, इनकी कितने डिग्री के ऊपर कैपिलरी को झुकाया गया है। लेकिन हमारे केस में कैपिलरी 90 डिग्री पर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब 90 मतलब 0 डिग्री, मतलब इस एक्सिस पर ही है, ठीक है। और यहाँ पर आर क्या होता है, कैपिलरी की रेडियस होती है, ठीक है। और रो उसकी जो वाटर की डेंसिटी होती है, जी यहाँ पे ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी मतलब उसे किस जगह पर रखा गया है, ठीक है। लेकिन हमारे वाले केस में क्या है, हमारे वाले केस में इसको फ्री फॉलिंग एलिवेटर में रखा गया है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जी जो होगा वो जी इफेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एट फ्री फॉलिंग सिचुएशन इज आल्सो नोन एज ए वेटलेस। अगर वो उसे फ्री फॉल गिराया जाएगा अगर, तो क्या होगा, वो वेटलेस वाली कंडीशन हो जाए। मतलब क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा, तो वो वेटलेस कंडीशन हो जाएगी। वेटलेस वाली कंडीशन में जो जी इफेक्टिव जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वहाँ जी इफेक्टिव 0 हो जाता है तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूले में मैं जी इफेक्टिव 0 रखूँ अगर मैं, तो मेरी जो एच की वैल्यू कितनी आती है, वो इनफाइनाइट आती है। मतलब कैपिलरी में पानी फ्री एलिवेटर की वजह से इनफाइनाइट हाइट तक चढ़ सकता है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे पास तो कैपिलरी की साइज ही 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर लंबी मेरे पास कैपिलरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिलरी में पानी इन्फिनिटी तक चढ़ सकता है, लेकिन मेरी केस में कैपिलरी 15 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब मेरे वाले केस में पानी केवल 15 सेंटीमीटर तक ही चढ़ेगा, ठीक है। तो कैसे अपन चेक करते हैं क्वेश्चन में आंसर इसका, ये एग्जैक्ट तो 15 सेंटीमीटर आपका आंसर गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं हम एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है वो कहता है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल साइज स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉलिंग वर्टिकली इन विस्कस लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू। देखो सिंपल मैंने डायग्राम बना लिया, देखो इसके लिए मैंने कि ये कोई एक विस्कस लिक्विड है, ठीक है। और इस लिक्विड के अंदर कोई एक सॉलिड बॉल जो है जिसकी रेडियस आर है उसे गिराया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो आर के किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। देखा ना कि वेरियस लिक्विड इज प्रोपोर्शनल होगी, उसकी जो आर होगी वो किस प्रकार से उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो इसके लिए देखो सिंपल अपन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे जिसे सीमांत वेग का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, या अंतिम वेग का फॉर्मूला कहते हैं। उस फॉर्मूले में मैथमेटिकल 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस रो सिग्मा कॉस्टक, नीचे एन आपका और ये ग्रेविटी जी है आपका। इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखें, आप पढ़ सकते हैं आराम से, वही कोएफिशिएंट्स वगैरह हैं, रेडियस है इनकी। और यहाँ इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर के किस प्रकार रिलेशन में है, वो एग्जैक्टली उसके प्रोपोर्शनल स्क्वायर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया। हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोपोर्शनल कौन सा आंसर सही होगा। हमारा सेकंड आंसर सही होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा बॉडी के रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वो भी स्क्वायर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज वी, यानी कि जो आरएमएस स्पीड है किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की वो किसी टेम्परेचर पे क्या है एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली टी है, सॉरी वी है आपकी, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने। वो क्या होता है, रूट 3RT अपॉन कैपिटल M होता है, और M यहाँ पे क्या होता है, मोलर मास होता है, ठीक है। हमें अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में देखो ये
इफ़ द टेम्परेचर इज डबल, देखो इन कंडीशन डाली कि टेम्परेचर को डबल कर दो एंड ऑक्सीजन गैस इज डिसोसिएटेड इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो O2 है वो डिसोसिएट हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केवल ऑक्सीजन में कन्वर्ट, मतलब केवल O में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। द RMS स्पीड विल बी, और दोनों की RMS स्पीड में क्या अनुपातिक होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल अपन क्या करते हैं कि जो केस मुझे बोला गया है कि RMS स्पीड मेरी इस प्रकार होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टेम्परेचर डबल करूँ, अगर तो मैंने टेम्परेचर को डबल किया तो क्या बचेगा, केवल ऑक्सीजन एटम बचेगा, केवल O बचेगा, O2 नहीं बचेगा, केवल O बचेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ये फॉर्मूला होगा 3R और टेम्परेचर डबल हो जाएगा 2T हो जाएगा, और मोलिकुलर मास M क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे केवल O है, ठीक है, O2 नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में क्या होगा, एक टेम्परेचर T पर क्या होगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वहाँ RMS स्पीड जो क्या हो जाएगी 3RT/32, मतलब ये M जो है वो 32 में लिख जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एग्जैक्टली क्या करना है, दोनों का अनुपातिक फॉर्म में लेना है। तो मैंने इसको तो बोल दिया है V जो RMS है वो RDS बोल दिया, और इसे मैं सिंपल VRMS ले लिया। दोनों का अनुपातिक मल्टीपल मैंने किया है, बहुत ईजीली है, हालांकि बटा में लिखना था लेकिन जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको किया, जस्ट क्रॉस में उल्टा करके लिख लिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो √4 आएगा और आपका आंसर 2 आएगा। तो इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो VRMS = 2VRMS आएगा, ठीक है। VDS = 2V आपका आंसर होगा। बहुत ही ईजी था, ये मैथमेटिकल डिपेंडेंट था, तो यानी कि एग्जैक्टली हमारा ये वाला आंसर सही होगा 14 हमारा, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखो एग्जैक्टली लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द प्रेशर इन ए क्लोज वेजल इज रेड्यूस्ड बाय अलाउिंग सम गैस टू एस्केप। देखो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सिंपल एक डायग्रामेटिक बना रखा है, ठीक है। ये डायग्राम क्या कहते हैं, देखो एग्जैक्टली मैंने क्या करा है कि यहाँ पर ये एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। ये एक मेरे पास बॉक्स है, इसमें कोई भी गैस भरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सम गैसेस टू एस्केप, यानी कि इसमें से कुछ गैस को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। देन द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इन वेजल। अब इस गैस मोलिक्यूल जो गैस इस वेजल में रखी हुई है, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, उसके प्रेशर में क्या होगा, ठीक है, या उसकी जो मीन फ्री पाथ में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें पता लगाना है कि वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा, जो भी होगा। तो सिंपल जो क्या करेंगे अपन, मीन फ्री पाथ का जो है वो फॉर्मूला लिखते हैं पहले। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर और आपका n होता है। यहाँ सिग्मा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जो कि n/m होता है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है कि अगर कुछ गैस यहाँ से निकल जाती है, अगर कुछ गैस यहाँ से निकल जाएगी अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। इस बॉक्स का वॉल्यूम कम नहीं होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम होते हैं अगर, ठीक है, तो n, ये जो n है वो बढ़ेगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे अगर, तो ये n भी घटेगा क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू सेम रह रही है। ये वैल्यू अगर आपका जो न्यूमिनेटर आपका घटता है अगर, तो आपका जो रिजल्टेंट भी क्या होता है, हमेशा घटता है। और आपका n की वैल्यू अगर घटेगी अगर, तो n का वैल्यू किस में है, आपके हर वाले में है, मतलब डिनोमिनेटर में है आपके। तो अगर ये वैल्यू घटती है तो लैम्बडा आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मीन फ्री पाथ होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर नंबर 2 आपका एग्जैक्टली सही होगा। तो देखो एग्जैक्टली इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अपन ने क्वेश्चन 15 तक सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली अपन क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। थैंक यू।